निकाला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यही बयान कि नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए, लेकिन इसका फैसला होना है मुश्तरका मफादात काउंसिल में। और ख़बर ये आ रही थी कि आज शायद CCI का इजलास हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरह से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद कि इलेक्शन नए सेंसस पे होने चाहिए, तो उसके बाद लगता है कि CCI का मामला भी खटाई में पड़ गया है। और अभी तक कुछ वाज़े नहीं है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कब बुलाया जाएगा। क्या यही हुकूमत फैसला कर पाएगी कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं या पुरानी मरदमशुमारी के तहत, या फिर ये फैसला केयर टेकर सेटअप के हवाले चला जाएगा। आज जिस तरह से हमने कहा कि खबरें आ रही थी कि CCI का आज इजलास हो जाएगा या कल हो जाएगा, लेकिन हुकूमत सिंध की तरफ से, वज़ीर आला सिंध की तरफ से कहा गया कि आज CCI का इजलास होने के हवाले से उनके पास कोई इत्तलात नहीं हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि इस हफ्ते में हो पाता है कि नहीं हो पाता, इस बारे में भी कोई मुसद्दिका इत्तला मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज फेयरवेल डिनर कॉल अपॉन कर लिया है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस और दीगर सियासी रहनुमा उनको दावत दी जाएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत का ये एक फेयरवेल डिनर देंगे MNAs को और अपने इत्तेहादी दीगर सियासी रहनुमाओं को। लेकिन जो अहम मामला है, कौन सी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे और इंटरिम सेटअप पे फैसला कब होगा, इसके हवाले से हमारे प्रोग्राम में आज चंद सवालात रेस किए जाएंगे। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, नई मरदमशुमारी के हवाले से। सवाल यह है कि नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने में ताख़ीर क्यों हो रही है, या क्या ये ताख़ीर की जा रही है क़स्दन, डेलिबरेटली, और अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है। फिर एक अहम सवाल ये भी है, अहम नुक्ता ये भी है कि CCI में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की इलेक्टेड नुमाइंदगी नहीं है। ये वो दो सूबे हैं जहाँ पे निगरान सेटअप मौजूद है, और CCI का जो इजलास है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के साथ होता है। तो इन दो सूबों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या इस वजह से इजलास नहीं हो रहा, या क्या इस वजह से इजलास बुलाना मुमकिन नहीं होगा। फिर अहम सवाल ये भी है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जैसा कहा कि वो CCI के मुमकिन इजलास से लाइल्म हैं, तो फिर क्या इजलास वाकई हो पाएगा, गिवन दैट कि ये गवर्नमेंट और उसके बाद सिंध की हुकूमत का और बलूचिस्तान की हुकूमत का जो मुद्दत है वो भी मुकम्मल होने वाला है। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद में क्या ये एक नई रुकावट खड़ी हो गई है कि इलेक्शंस कौन से सेंसस पे होंगे, नई पे होंगे, पुरानी पे होंगे। फिर इसके अलावा क्या इलेक्शन के नई मरदमशुमारी पे इनेकाद के लिए आईने तरमीम इस जाती पार्लियामान के लिए मुमकिन है। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए, तो फिर क्या ये पार्लियामान जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, क्या ये आईनी तरमीम कर सकती है या इस मामले को आगे बढ़ा सकती है। नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होने हैं, क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात यहाँ से मज़ीद बढ़ेंगे या इसमें कोई कमी आने की कुछ गुंजाइश मौजूद है। फिर इंटरिम सेटअप के हवाले से बात करेंगे कि उस पर जितने भी मुशावरती इजलास हो रहे हैं मुसलसल बेनतीजा ख़त्म क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या दास्तान है। तो इन सवालात के आज जवाब लेने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, और इसके अलावा प्रोग्राम में कुछ वजाहत आवाम के लिए हम करना चाहेंगे। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसका मैंडेट क्या है, इस हवाले से एक बिल मंजूर हुआ है, उस बिल पे बहुत एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है जो कि मुसलसल बेबुनियाद है, मुस्तकिल बेबुनियाद है। तो आज के प्रोग्राम में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इस कानून के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, और कुछ मामलात के हवाले से एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है उसको भी जवाब देने की और उसकी भी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। सो प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं
बिलाल अजहर क्यानी साहब वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब सीनियर सियासतदान हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान भी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक अपोजिशन लीडर रह चुके हैं पंजाब असम्बली में। सो इन सब से सवाल जवाब का आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, CCI का इजलास बुलाने में ताख़िर क्यों हो रही है? और वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान ने कि इलेक्शंस नए सेंसस के तहत होंगे, एक पेंडोरा बॉक्स तो खोल दिया है, और मुस्लिम लीग नून ने खोला है, वज़ीर-ए-आज़म ने खोला है। अब इसकी मंजूरी ज़ाहिर है CCI से लेनी है। पीपल्स पार्टी वजाहत कर चुकी है कि वो नई मरदमशुमारी पर वोट नहीं देगी। CCI का इजलास क्यों नहीं बुला रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरीदा साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बयान दिया है, आपने देखा है एंड फ्यू डेज़ अगो एक टीवी इंटरव्यू पे। तो उसमें देखिए, अभी तो एक सेंसस है जो फाइनलाइज हो गया है और उसका आईनी फोरम है ही CCI, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। और देखिए, जब CCI के अंदर सारी फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी होती है, उसमें CCI ही वो फोरम है जो फिर सेंसस को फाइनलाइज करता है और उसके नतीजे में फिर सेंसस नोटिफाई होता है। तो देखिए, उसके नतीजे में उसके बाद तो फिर बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में होती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र कर दिया है, तो आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। प्राइम मिनिस्टर साहब एक खबर आ रही थी कि आज होगा CCI का, या इसी हफ्ते में होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन आपको आई चीफ मिनिस्टर सिंह ने तो कह दिया कि मैं कब होगा मुझे तो पता नहीं। नहीं, नेचुरली देखिए, इस तरह दीगर इस तरह के इवेंट्स होते हैं। आपने SIFC की मीटिंग्स देखी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स मौजूद होते हैं, तो वो 1-2 दिन के नोटिस पे, ये तो एक प्रोसीजरल बात है ना जी। CCI की मीटिंग का नोटिस आ जाएगा, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, दीगर जो भी मेंबरान होते हैं CCI प्राइम मिनिस्टर का प्लान क्या? बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर के साथ आज भी मीटिंग्स में थे, इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में बुलाने का प्लान है? कब? देखिए, इस हुकूमत की मुद्दत के अंदर अंदर ही वो होगा नेचुरली। जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो आपके सामने ही है, इतना वक्त रह नहीं गया। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी, लेकिन ये बयान देने का, पेंडोरा बॉक्स खोलने का मकसद क्या था? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की वो ये समझते हैं कि नए इलेक्शन जो अगले इलेक्शन है वो नए सेंसस की बुनियाद पे होनी चाहिए। अब देखिए, उसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि CCI सेंसस नोटिफाई करेगा। उसके बाद अगर जब CCI से जब वो सेंसस नोटिफाई हो जाता है तो फिर द बॉल विल बी इन इलेक्शन कमीशन कोर्ट। देखिए, इलेक्शन कमीशन ही वो आईनी बॉडी है। हो जाएगा कि वो उसी नोटिफिकेशन के इलेक्शन कमीशन, उसके अंदर वो शिक भी मौजूद है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने लास्ट पब्लिश सेंसस के तहत इलेक्शन करवाने हैं, दीगर और आईनी शिकें भी और इलेक्शन एक्ट भी मौजूद है। तो वो सारे कानून का, आइन का जायजा लेके इलेक्शन कमीशन अपनी वो जिम्मेदारी डिस्चार्ज कर भी दे तो भी फाइनल डिसीजन ECP के पास नहीं करना है जी। हम तो बतौर उस टाइम पे हुकूमत खत्म होगी, हम एक सियासी जमात होंगे, जिस तरह दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे आपके शो में भी हैं। तो सियासी जमातें तो फिर उनकी नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ ही होंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही वो आईनी बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से तयन भी करे कि इलेक्शन कब होंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा और वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर ही ये पेंडोरा बॉक्स, ये देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरीके से इत्तेहादियों को पिछले 1.5 साल में एतमाद में लेके हुकूमत चलाई है, ये तारीखी हुकूमत है। इलेक्शन के करीब जाने का मामला है, इलेक्शन करवाने की सेंसस पे बहुत बड़ा मामला है। और आपने देखा है पार्टी से बात किए बगैर हर मामले पे वज़ीर-ए-आज़म साहब इत्तेहादियों को और हमारे इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हैं, ख्वाह वो लीडरशिप लेवल हो, मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, दीगर और लोगों, ख्वाह वो काबीना लेवल पे हो। मगर देखिए, अभी CCI नहीं हुई। देखिए, CCI भी आगे होनी है, तो ये एक डेली डायलॉग बिटवीन द पार्टीज रहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी और देखिए, इसी तरह तकरीब में भी स्टेटमेंट नहीं दी। इसी तरह आपने देखा कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के मामले पे भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी के जो कायद नवाज शरीफ साहब हैं उनसे भी वो गाइडेंस लेंगे और इत्तेहादियों से मुशावरत करके जो नतीजा होगा उसी के नतीजे में अपनी आईनी जिम्मेदारी वो डिस्चार्ज करेंगे, जहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन नामों पे डिस्कस करेंगे। तो ये मुशावरत का सिलसिला और अमल जो है ये हर फैसले में रहा है। इस फैसले में भी सारे फैसले बात करेंगे कि चीज़ें उतनी अपैरेंटली स्मूथ नहीं हैं जितनी दिखाने की या बताने की कोशिश की जा रही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द PMLN साइड। इंटरिम सेटअप पे भी उस पर जरा आगे चल के बात करते हैं, लेकिन क्या कोशिश ये तो नहीं की जा रही, गिवन दैट कि आज भी प्राइम मिनिस्टर का फेयरवेल डिनर है, कि पीपल्स पार्टी से जरा अलग से बात कर ली जाए? राजी हो गई तो CCI बुला लेंगे, ना हुई तो मामला फिर? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, चाहे वो सेंसस का मामला हो, चाहे वो सियासी फैसले हों, चाहे वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का फैसला हो, चाहे वो गवर्नेंस इश्यूज़ हों, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा सारे इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में भी लिया है, सबसे मशावरत भी की है। और ये आपको इस हुकूमत के अख्ताम पे भी, इन मामलात पे भी यही अमल नज़र आएगा। और कोई भी बात प्रीमेच्योरली
जिस तरह इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हर किस्म की क्यास आराइयाँ होती हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि ना कोई सिलेक्ट हुआ है, ना कोई रूल आउट हुआ है। जो ये प्रोसेस है जिसमें नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस और इत्तेहादियों के साथ जो मुशावरत है, उसके नतीजे में जो भी आउटकम होगी वो अवाम के सामने रख दी जाएगी, मगर उससे पहले नहीं रखी जाएगी, प्रीमेच्योरली नहीं रखी जाएगी, क्योंकि वो इस प्रोसेस को और इसी मुशावरत के अमल को जेपरडाइज करती है और अंडरमाइन करती है। राइट। हसन मूसा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा हसन साहब, कल जो आपने बयान दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस स्टेटमेंट के बाद कि इलेक्शन नए सेंसस पे होने चाहिए, आपका वो बयान बड़ा सख्त था। आपने कहा वज़ीर आज़म को कोई सियासी समझबूझ नहीं है और ये इसी किस्म का बयान है। कायरा साहब फिर कल रात हमारे प्रोग्राम में थे, चूँकि वो वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा हैं, तो उन्होंने उतना सख्त बयान देने से गुरेज किया। लेकिन पीपल्स पार्टी वाज़े है कि नई मरदमशुमारी के हवाले से CCI में वोट नहीं देगी। हसन साहब। फरीदा, मैं एक चीज पहले सबसे क्लियर कर दूं कि मैंने कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए कि जिसमें कभी भी किसी सियासी क़यादत के हवाले से ये ज़बान इस्तेमाल हो कि उसको कोई सूझबूझ नहीं है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब मेरे CM भी रहे हैं, मैं बेशक अपोजिशन में था, मैं उनका इत्तेहादी भी रहा हूँ, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैंने उनकी ज़ात के हवाले से कभी भी बात नहीं की कि उन्हें सूझबूझ कोई नहीं, बड़े समझदार हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं नहीं, उनको लेकिन कैसे इस कह बयान के सकता हूँ बारे कि में आपने शायद कहा था कि ये बयान सियासी सूझबूझ का बयान नहीं है, ये तो आपने कहा था ना? नहीं, मैंने ये अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा, मेरा कल बयान सारे ऑन द मीडिया पे रिकॉर्ड है, आप देख पे लें। रिपोर्ट हुआ कि आपने कहा कि वज़ीर जी आज़म जी, मैं तो शहबाज का कह ये रहा हूँ, बयान आप चला कर सियासी देख लें, सूझबूझ ये का नहीं है, अल्फाज यानी कि नहीं वज़ीर है आज़म मेरे। ने एक बेवकूफ़ाना बयान दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप मेरे पे कौन से इल्जाम लगाए जा रहे हैं? मैंने जो कहा है मैं उसको ऑन करता हूं। मैंने आज भी कहा है कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया। और अभी जैसे बिलाल साहब कह रहे थे, बार बार जितनी दफा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस लेनी चाहिए, उनकी पार्टी की क़यादत है, उन्हें जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने इत्तेहादियों से मशावरत उससे ज्यादा करनी चाहिए। ठीक। बिल्कुल उनकी गाइडेंस में ही कोई डिसीजन कर दे, वो हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। उनकी गाइडेंस के बगैर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेहादियों को मैं समझता हूँ कि एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम फिल फॉर इलेक्शन चाहते हैं, कोई मावराए आइन हम नहीं चाहते। आइन की जब वो मुद्दत पूरी हो, जो टाइम खत्म हो, उस पे इलेक्शंस होने चाहिए। जहां तक सेंसस का ताल्लुक है या CCI का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि आपके 2 सूबों में हुकूमत ही नहीं है। ये सवाल मुझे आपके आपसे करना इंटरिम था। सेटअप बैठा हुआ है। ये सवाल मुझे पुट अप आप करने दें। इंटरिम सेटअप है। ये सवाल आप मुझे पुट अप कैसे करने दें। ये सवाल मुझे कौमी पुट अप करने दें। मफादात के फैसले जो है वो उस CCI से करवाएंगे? ये सवाल मुझे पुट अप करने दें कि अगर 2 सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो CCI का इजलास नहीं हो सकता फिर, राइट? मैं हसन साहब से जवाब ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। जी, मेरे से पूछा है जी जी, हसन साहब आपसे पूछा। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, उनके पास ये मैंडेट ही नहीं है। और अगर आज ये बात कही जा रही है कि मर्दमशुमारी तो काफी अरसे से हो रही है, आज अचानक ये बयान देना, ये किस चीज के निशानदेही कर रहा है? कि ये सियासी इशारा किस सूझबूझ तरफ है? नहीं है, ये इस चीज की नहीं, निशानदेही मैंने कर रहा है। सूझबूझ तो नहीं कहा। मैंने तो सूझबूझ अब भी नहीं कहा, उस दिन भी नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि ये बयान जो है, ये देना किस तरफ इशारा है कि हम इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। ये इतना सारा हमारा मौकफ है कि हम इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। और हम वज़ीर चाहते आज़म हैं कि फिल फॉर जो है वज़ीर आज़म ने वो ये भी कह इलेक्शंस दिया हो। कि नए सेंसस पे होने चाहिए, और अगर इसके लिए इलेक्शन 2-3 महीने आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, उनकी नजर में हर्ज नहीं होगा। हम समझते हैं कि जो आइन मुद्दत देता है उस आइनी मुद्दत के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक ठीक ठीक, यानी कि हमारा तो उस पे और कोई मौकफ ही नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पे ज़रा 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूँगी, बिलाल साहब के पास ये सवाल लेके आऊँगी। यही मैंने अपने इंट्रो में भी पॉइंट आउट किया है, हसन साहब ने भी कहा, अगर 2 सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, CCI नहीं कॉल की जा सकती। जी देखिए, बात ये कि कल परसों में कल खुर्शीद शाह साहब ने शायद बयान दिए कि CCI के अंदर मुराद अली शाह साहब एज चीफ मिनिस्टर सिंध
वो उनकी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। और जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि देखिए इन सारे मामलात के ऊपर अभी भी हसन मुर्तज़ा साहब जानते हैं, हमारी पार्टी की क़यादत भी इन पर्सन भी अदरवाइज भी कनेक्टेड रहती है प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं, के वो अंदर भी। शिकवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने इस बयान को देने से पहले हमसे कोई आपने बात नहीं नहीं देखिए की, तो एतमाद बात में ये नहीं है किया। नहीं, मगर हसन मुर्तज़ा साहब को थोड़ा सा फेयर होना चाहिए। ये जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने, और ये इसमें सारे इत्तेहादियों को क्रेडिट जाता है, मगर एक मुशावरती एक तरीक़ाकार रहा है पिछले 1.5 साल से, और उससे कबल भी PDM और उसके बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइनी तरीके से जो हमने एक RTS डाउन करके जो शख्स लाया गया था उसको हटाया था, तो आइनी तरीके से तभी हटाया था जब मुशावरत भी हुई थी, इत्तफाक भी हुआ था मिनिमम कॉमन चलिए, एजेंडा वो पे पुरानी भी। बातें नहीं होंगी नहीं ना। नहीं देखिए अभी तो देखिए पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर गया, साल, नहीं सवा साल, मगर 1.5 साल। सवा साल के अंदर उसकी कंटिन्यूटी रही है। मुश्किल फैसलों के ऊपर भी मुशावरत रही है बड़ी। ये देखिए इस तरह की कोalition गवर्नमेंट्स को चलाना आसान नहीं होता और हर किसी को इत्तेफाक अच्छा, कॉन्फिडेंस में लेना लेकिन होता मुझे ये है। बताएं, देखिए मैं आपसे ये सूबों में कहूँगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो CCI नहीं हो सकती, ये पीपल्स पार्टी का ये मौका देखिए ये एक आइनी सवाल है, ये तो आइनी माहिरीन ही बता सकेंगे। मगर सेंसस को नोटिफाई करने का, अगर एक सेंसस का अमल हो गया हो, देखिए तो सेंसस को नोटिफाई करने का तो आइनी फोरम आपके पास CCI है। दूसरी बात ये है, और अगेन देखिए अगर आपके मुल्क में एक सेंसस हो गया हो तो अगर आप बाकी फैक्टर्स को फॉर अ सेकंड साइड पे कर दें, तो देखिए जो आपका सबसे लेटेस्ट सेंसस होता है, अगर उसकी बुनियाद पे डिलिमिटेशन या हल्का बंदी होती है तो वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली आपको देगी मौजूदा आबादी के हवाले से। ये भी समझा जाए कि मुस्लिम लीग नून करवाना ही इलेक्शन नए सेंसस पे चाहती है, इसके अलावा कोई सूरत हाल काबिल जी देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, वज़ीर आज़म साहब ने एक सेंसस के हवाले से बात की है, CCI के फोरम पे वो जाएगी। CCI का फोरम अगर उसको अप्रूव करेगा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की एज एन इत्तेहादी ऑफ द टेबल भी एक मुशावरत में वो हिस्सा लेंगे, ऑन द टेबल भी चीफ मिनिस्टर सिंध विल बी देयर। तो देखिए ये चीज़ें ऑन दैट फोरम भी एंड बिफोर दैट फोरम भी डिस्कस होंगी इत्तेहादियों के साथ। लेकिन की सोच क्या है कि जी करवाना ही नए सेंसस पे है या कोई देखिए वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर अपनी जो उनकी माइंड थी वो उन्होंने दी है शो पे, मगर आगे प्राइम मिनिस्टर का माइंड है या वो PMLN का माइंड है? जी देखिए वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो हमारी जमात के सदर भी हैं। मैं यही पूछना तो देखिए बात यह है कि आगे देखिए बात यह है कि मगर जिस तरह कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ आइन के मुताबिक होगी। CCI अगर सेंसस अप्रूव करेगी तो उसके बाद द बॉल विल बी इन इलेक्शन कमीशंस कोर्ट। उसके बाद फिर हम बतौर सियासी जमात नहीं कर रहे हैं कि अगर 2 सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो क्या CCI हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी देखिए ये तो अगेन लीगल एक्सपर्ट्स ही बता सकेंगे। माई अंडरस्टैंडिंग इज़ के CCI के अंदर अगर आपके सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हों और आपकी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हों, मेरे इल्म में कोई ऐसी मेरे इल्म में हो सकता है अगर आइन के अंदर लिखा हो, मगर मेरे इल्म में कोई ऐसी कदगन नहीं है कि CCI की मीटिंग या CCI का फोरम ना बैठ सके इस वजह से कि इंटरम चीफ मिनिस्टर्स कुछ सूबों में या 2 सूबों में हों। अगर ऐसी कोई कदगन है तो वो भी देखी जाएगी, मगर मेरे इल्म में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। जी प्रोग्राम में डिस्कशन कंटिन्यूड है, थोड़े से मजीद सवाल भी करने हैं इस डिबेट के हवाले से। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर फिरदौस साहिबा ये बताएं, जो वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन नए सेंसस के तहत होने चाहिए, पीपल्स पार्टी ने इसकी शदीद मुखालिफत की है। वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि अगर इस सिलसिले में यानी कि नए सेंसस नई हल्का बंदियों के सिलसिले में इलेक्शन ताख़ीर का भी शिकार हो जाते हैं, 2-3 महीने आगे पीछे हो रहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। इस पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि आप लोग इलेक्शन के डिले के लिए तैयार हैं? और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम नई मरदमशुमारी के लिए वोट नहीं देंगे। आप पंजाब में बैठी हैं, पंजाब में अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, KP में अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्या 2 अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स के होते हुए CCI का इजलास तलब हो सकता है? ये मामला कहाँ जा सकता है? डॉक्टर फिरदौस साहिबा। हाँ गरीता, पहली बात तो ये है कि चूँकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई भी हो, जब उसकी कोई स्टेटमेंट आती है तो वो पॉलिसी बयान होता है जी। और चूँकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है तो इत्तेहादी हुकूमत को के सरबराह को, चीफ एग्जेक्टिव को कोई स्टेटमेंट देते हुए ज़ाहिर अपने इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेना चाहिए। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसकी रिपरकशंस आ रही हैं या उनके इत्तेहादी जो है उनकी स्टेटमेंट को अपोज कर रहे हैं, तो ये लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि इससे जो है वो उनकी ओवरऑल जो एक हारमनी और अंडरस्टैंडिंग है और एक सियासी उनका आपस में जो है मेल जोल था, उसमें दरार पड़ती नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि चूँकि खाना शुमारी की बात हो रही है,
मरदमशुमारी की बात हो रही है, तो हमारा जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारा बिल्कुल आज भी हमने अपनी पार्टी की अभी मीटिंग से मैं उठ के आई हूँ, तो ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि इलेक्शन नई राय शुमारी के मुताबिक हूँ, खाना शुमारी और मरदमशुमारी के मुताबिक हूँ, या पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक हूँ। IPP उसके लिए तैयार है। हमारे लिए राय शुमारी मैटर करती है, क्योंकि मरदमशुमारी जो है वो राय शुमारी के लिए की जाती है, हल्का बंदियाँ और उसके साथ वोटर लिस्ट। और अगर राय शुमारी नहीं होती और सिर्फ मरदमशुमारी पे इन्हिसार करके, तो एक प्रोसेस जो है वो सेंसस के नाम पे जो इलेक्शंस हैं उनको कहीं डिले का शिकार होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो यकीनन एक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, सियासी और मुआशी दोनों के लिए कोई हौसला अफजा और खुशानंद बात नहीं होगी। IPP ये समझती है कि हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, और इलेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए रूल ऑफ लॉ जो है और जो आपका आइन और कानून जो इजाज़त देता है उसको फॉलो करना चाहिए। और ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं कि अगर ये CCI के अंदर मरदमशुमारी को नोटिफाई करते हैं, तो ज़ाहिर है CCI एक आइनी फोरम है जो चारों इकाइयाँ मिल के वफाकी उसको जन्म देती हैं, तो वो उसकी कंपल्शन और बाइंडिंग्स हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर उस नोटिफाइड मरदमशुमारी को नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों के साथ आने वाले इलेक्शन में यकीनी बनाए। और इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गैर आइनी कदम है, लेकिन इस मौजूदा असम्बली का अपने वक्त पे घर जाना और नई असम्बली, नई केयर टेकर गवर्नमेंट का वजूद में आना, ये भी एक आइनी मसला है। तो मैं समझती हूँ कि टिल द टाइम स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर विद कॉन्स्टिट्यूशनल ओनरशिप कैरी फॉरवर्ड होती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। ठीक है हसन साहब, अगर उसके बावजूद CCI का इजलास कॉल कर लिया जाता है, गिवन दैट के 2 सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या चीफ मिनिस्टर सिंध शिरकत करेंगे उस CCI में, या ये फोरम आईनी होगा, गैर आईनी होगा? फिर देखिए, ये तो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन से ही कोई पूछा जाए तो वो ही बता सकते हैं। मैं इस पे तो नहीं कह सकता कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। अच्छा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? फोरम आईनी होगा या गैर आईनी तौर पे कॉल किया जाएगा? फिर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई फोरम छोड़ा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सियासी डायलॉग होना चाहिए, हर फोरम पे होना चाहिए, और जहां तक ताल्लुक है उनके जाने का, वो खुद ही बता सकते हैं कि वो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जरूर जाएंगे जी। अगर बुलाया गया वो जाएंगे, और इस चीज की वहां पे वो निशानदेही करेंगे। ठीक है। और अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं, अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं भी देती नए सेंसस पे, तो क्या उसके बावजूद नोटिफाई हो सकता है मेजॉरिटी का डिसीजन? अगर मेजॉरिटी नए सेंसस पे देती है, पीपल्स पार्टी नहीं देती वोट? हसन साहब मेरे से पूछ रहे हैं? जी हसन साहब, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इलेक्शंस कैसे होंगे, पहले तो उसकी आईनी हैसियत देखी जाएगी कि क्या वो CCI मुकम्मल है। अगर वो मुकम्मल है तो फिर उसके वोट की कोई आईनी हैसियत होगी ना। अगर वो गैर मुकम्मल है, नामुकम्मल है, तो उसके वोटिंग को कौन तस्लीम करेगा? वो तो मैं समझता हूं कि पहले उसकी आईनी हैसियत देखनी चाहिए। हमारा सिर्फ ये मौकफ है कि क्या वजीर आजम साहब ने इतना बड़ा ऐलान करने से पहले किसी अपने इत्तेहादी से मशावरत की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या उनके इत्तेहादी जो है वो इस सारी चीजों की जिम्मेदारी उन पे आयद नहीं होती? क्या ये महंगाई का जो एक तूफान मचा हुआ है, इससे दूसरे जो उनके इत्तेहादी हैं वो मुतासिर नहीं हो रहे? उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स में जाना है तो क्या वो कहेंगे कि हम PMLN के महंगाई वाले हिस्से में साथ नहीं थे? जब हम सारी ये बर्डन शेयरिंग कर रहे हैं, तो फिर इलेक्शन की ताखीर के लिए किसी भी सियासी जमात को इत्तेमाद में न लेना ये क्या दुरुस्त है? इतने अहम फैसले जो हैं
वो कैसे अकेले में वो कर सकते हैं? और अगर वो करना चाहते हैं तो वजीर आजम है, उन्हें एक मैंडेट मिला हुआ है, वो वजीर आजम है, तो फिर सारे फैसले अपने जिम्मे ले ना, कि वहां पे वो फैसला गलत हुआ वो भी हमारा था, वहां पे वो हुआ वो भी हमारा था। अब मीठा मीठा जो है हाफ और कड़वा कड़वा थू वाली पॉलिसी तो नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे, क्या सबको एतमाद में लिया गया है अपने इत्तेहादियों को या नहीं लिया गया? बिलाल साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अपना माइंड दे दिया था, फैसला नहीं किया और स्टेटमेंट दे दिया है। आप लोग इसको क्यों इतना हवा बना रहे हैं? स्टेटमेंट देने के बाद कर लेंगे मुशावरत, इतना बड़ा मसला क्या है? हसन साहब, ये स्टेटमेंट ये बिलाल साहब दें या मैं दूं तो स्टेटमेंट है, और जब ये वजीर आजम साहब की जबान से निकले तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं है, वो फैसला है, वो पॉलिसी है। बिलाल साहब जी देखिए, मैंने आपसे फिर से यही कहूंगा कि देखिए मुशावरत एक नाराज है पीपल्स पार्टी शदीद। नहीं ये देखिए आप नाराजगी downplay कर रहे हैं इस वक्त? मेरे नजदीक अगर ये नाराजगी अनफेयर है। देखिए Unfair बात है। में देखिए, मैं माजरत के साथ फिर नाराजगियों पे बात आए तो मैं भी जमात का कारकुन हूँ। ये इसको बेहतर है कि हुकूमत का इख्तिताम हो रहा है, इसी स्पिरिट के अंदर मामलात को लेके चलें। मेरे नज़दीक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना कि सैलाब के हवाले से फंड्स की बात करना जलसे में जाके नामुनासिब था और गलत था। तो देखिए फिर हमने ये बातें सारी मेच्योरिटी के साथ जमातें लेके चली हैं, तो इस तरह फिर बातें बहुत होती हैं। और जहाँ पे ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और हमारी जमात ने और हमारी हुकूमत ने, उनने ये नहीं देखा कि कौन सा सूबा है। वो पिछले साल जब सैलाब आए उन्होंने सिंध के दौरे किए, बलूचिस्तान के दौरे किए। तो इस तरह अब देखिए एक तरीके से चीज़ें आगे चलती आई हैं। मेरे नज़दीक वो नामुनासिब था, मैं आज भी समझता हूँ नामुनासिब था, मगर हमने उन चीज़ों से आगे चल के एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर कौमी मफादात के अंदर मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना है। भाई हसन साहब ने बार बार ये बात की, तो इसलिए मैं कहने पे ये बात मजबूर हो गया हूँ। मैं यही चाहूँगा कि, और हसन साहब ये जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे मुशावरत और बातें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये साबित किया है कि वो आउट ऑफ द वे जाके इत्तेहादियों को हर मामले पे कॉन्फिडेंस में लेते हैं। हो सकता है कहीं पे पहले ले लिया हो, कहीं पे बाद में देते हो, मगर हर चीज़ के ऊपर ही हैज़ प्रूवन दिस टाइम एंड टाइम अगेन कि ना सिर्फ वो एतमाद में देते हैं, बल्कि ये देखे बगैर कि कौन सा वजीर किस जमात का, उनको क्रेडिट भी उनका काम को देते हैं, उनको एज अ टीम मेंबर ओन भी करते आए हैं काबीना में। एक बड़ी अच्छे तरीके से ये हुकूमत चली है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा अपने हसन भाई से भी और दीगर जो हमारे जमात के इत्तेहादी हैं हुकूमत में भी, कि इसी स्पिरिट के अंदर हमें इस हुकूमत का भी आगे लेके चलना। और हुकूमत के बाद भी देखिए इलेक्शंस के दौरान भी बतौर सियासी जमातें हम आप मैदान में मुखालिफ ज़रूर होंगे, मगर हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इसी मेच्योरिटी के साथ हमें आगे हमारी जमहूरियत को भी लेकर चलना। और इलेक्शंस के बाद भी जो आउटकम हो, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन सी जमात आयल के किस साइड पे, हमें इसी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के जो सफ़र रहा है, जो मोमेंटम है, इसको आगे लेके चलना होगा। इसके लिए इसी तरीके से हमें जो एक स्पिरिट और एक तरीक़ाकार पिछले 1.5 साल में देखा है, इसी को हमें जारी रखना होगा। इस डिस्कशन के टाइम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इसके बारे में जैसे मैंने पहले अर्ज की कि बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब लेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का अमेंडमेंट बिल, हकीकत क्या है, इस हवाले से बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुछ हकाइक अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। इस अमेंडमेंट का ताल्लुक 9 मई के वाक़यात से कतई नहीं है और इसका इतलाक किसी भी केस पे रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। ये जो अमेंडमेंट हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में, ये एक 100 साल का पुराना कानून था जिसको नए कवानीन और नए तकाज़ों के मुताबिक अपडेट किया गया है ताकि मौजूदा दौर के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मौसर किया जा सके। अहम बात यह है कि इंग्लैंड जिसने इस कानून को तख्लीक किया था, वो भी अपने ऑफिशियल लॉस को जदीद तकाज़ों के मुतालिक कई दफ़ा अपडेट कर चुका है, अमेंड कर चुका है। तो पाकिस्तान ने कोई अनोखी चीज़ नहीं की है। ये कानून हर किसी पे लागू नहीं होगा, बल्कि इसका ताल्लुक मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक हसास मालूमात और इंफॉर्मेशन लीक करने वाले लोगों पर ही होगा, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद मुल्क की हसास मालूमात को गार्ड करना और प्रोटेक्ट करना होता है। जो 1923 का पुराना कानून था उसमें दौरे हाजिर का जो एस्पियोनाज है और स्पाइंग की
जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्निक्स है, उनका कोई जिक्र नहीं था, जिनको अब शामिल किया गया है। और आज के दौर की डिजिटल एस्पिनाज टेक्निक्स को काउंटर करने की शिकों को भी शामिल किया गया है इस अमेंडमेंट में। ये बात वाज़ेह करना भी बहुत ज़रूरी है कि इस अमेंडमेंट में किसी भी फ़र्द को अरेस्ट करने का इख्तियार FIA के पास ही रखा गया है। इस अमेंडमेंट में पुराना लिखा हुआ लफ्ज़ डॉक्यूमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सपैंड किया गया है, जिसमें डॉक्यूमेंट को एक लिखे हुए डॉक्यूमेंट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम्स, प्लान्स, इन सब को शामिल कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसी का मतलब ISI एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्सप्लेन कर दिया गया है। म्यूनिशंस ऑफ वॉर को एक्सपैंड करके इसमें शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, टैंक, गाड़ियाँ और ऐसा असलहा जो जंग में इस्तेमाल हो सकता है उसको भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि मकसद ये है कि जो जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको आज के कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अपडेट कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान में मौजूदा हालात गैर मामूली हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और दुश्मन अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जदीद स्पाइंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को टारगेट करता है। इन्हीं को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो कि 100 साल पुराना कानून था, 100 साल से ज़ायद पुराना कानून था, उसको नए दौर के मुताबिक अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है। इस पे जो भी मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए, वो इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, उसको काउंटर करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद एडवोकेट साहब। हाफिज़ साहब, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत से एतराज़ात इस पर लाए जा रहे हैं। बुरा कानून है, बेहतर कानून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा अच्छा इसका सारा ओपनिंग जो है वो किया है। मैं उससे भी पहले एक जाऊँगा, वो ये है कि पाकिस्तान का जो सारा निज़ाम है वो अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो 1860 का पीनल कोड है, हमारा 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमारा 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है, हमारा आर्बिट्रेशन 1940 का है, और उसी की एक कंटिन्यूटी जो है वो आपकी 1923 है। अब ये है कि क्या इस मुल्क की आउटडेटेड लेजिस्लेशन जो है वो विद द मॉडर्न नीड जो है वो कोप अप कर रही है? तो उसका जवाब है नहीं है। क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर होना चाहिए? उसका जवाब बिल्कुल है जी। क्या एक 100 साल पुराना कानून जो अंग्रेज़ बना के गए हुए थे, क्या उन्होंने उस कानून को बदला है? बिल्कुल बदला है। बरतानिया ने 1989 के अंदर, 89 के अंदर पूरे का पूरा जो था वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो बदला और उसको एक्सपेंड किया, और उन्होंने मुख्तलिफ शिक्स जो हैं उसको डाली, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी डाल दी, अपनी डिफेंस भी डाल दी, उसके बाद इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी उसके अंदर उन्होंने डाल दिया, जो हमारे अभी सीक्रेट एक्ट के अंदर वो भी नहीं है। फिर उसके बाद जो कहा उन्होंने, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की, उन्होंने 2007 तक उसके अंदर अमेंडमेंट्स की। अब उसके अंदर ये है कि क्या जो 1923 का लॉ है, इन मॉडर्न नीड्स के अंदर, जिसके अंदर आपका सोशल मीडिया है, आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आपके गैजेट्स बड़े आ गए हैं, आपकी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके रूल्स जो बदल गए हैं उन चीज़ के अंदर, जिसमें अभी आपने टैंक्स का भी कहा, ऊपर आपने मिसाइल टेक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या 1923 का लॉ जो है वो जिस तरह दुनिया के 40 ममालिक में इस तरह चल रहा है, बदलने की ज़रूरत है? तो उसका जवाब है। अब अगली चीज़ ये है कि इसको बदलना किसने? उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बदलना है, और उस बदलने के लिए दो ही हमारे हाउसेज हैं, एक नेशनल असम्बली और एक सेनेट है। नेशनल असम्बली ने करके अब सेनेट पे किया। अब इसके अंदर जो मेजर सेक्शन 6, 7, 8, 11 और 9 और 12 के ऊपर बात हुई है, उसके अंदर जो चीज़ सामने आई है वो कंटेंट्स पे इतनी बात नहीं की जा रही, बल्कि वो जो अरेस्ट वाला बात है उसके ऊपर बात की जा रही है, जो सेक्शन 11 है। अब उसके अंदर पाकिस्तान में एजेंसियों को इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी को भी उठा अब ये है कि क्या पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग, पहले मैं इसका कंपैरेटिव कर लूँ फिर हम इस पे आएंगे कि इसका हल क्या है। कंपैरेटिव ये है कि क्या पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर सर्च वारंट जो है वो हर जगह कंपलसरी है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं है। हमारे एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर, नारकोटिक्स लॉ के अंदर, इवन आपका कस्टम्स के अंदर, कि जब आपने किसी एविडेंस को सिक्योर या प्रोक्योर करना है और उसके लिए आपको किसी जगह सर्च की ज़रूरत है ताकि एविडेंस ख़राब ना हो, तो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस चीज़ के अंदर कि क्या सेक्शन 11 के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? बिल्कुल है, उसकी गुंजाइश जो है।
कि उसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उस प्रोसेस के अंदर जब आप उस पे जा रहे हैं और एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय होने का या उसको लंबा करने का ऐसा नहीं है, चूँकि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई भी केस जब आप लेके जाएंगे, इसको एक तो ये है कि इसको बिल्कुल आप मिलिट्री एक्ट के साथ रेट नहीं कर सकते। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक इंडिपेंडेंट है, इसका 9 मई के साथ भी इसका कोई ताल्लुक इसलिए नहीं बनता कि इस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। बट अगली जो चीज़ वो ये है कि जो एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल एप्रीहेंशन इस हद तक जायज़ और डेफिनेटली पार्लियामेंट उस चीज़ को भी देखेगी कि आप एक सेफ्टी वॉल्व जो है उसके अंदर जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट वाला है उसको आप इन्वोक कर दें और उसके अंदर डाल दें कि अगर आपने किसी जगह सर्च करनी है, किसी जगह वारंट के लिए आपने जाना है, तो आप जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उसको आप ऑन बोर्ड कर लें, उसके बाद आप जो है अपना प्रोसेस जो है वो जारी रखें। बट बुनियादी इस चीज़ के अंदर ये है कि क्या किसी मुल्क की जो सिक्योरिटी और उस मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो प्राइम है, तो उसका जवाब ये है कि वो दुनिया के सारे ममालिक की तरह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।